सबसे बड़ी दिक्कत ये है। चलिए अब आ रही होगी आवाज ना। चलिए पूनम, नितिन, विकास, सोनू, कृतिका, गोपाल, चलिए अब मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी। ठीक है, चलिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पुनः हार्दिक स्वागत है। थोड़ी सी वॉइस में तकनीकी कारण होने की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, अब आ रही होगी। चलिए ठीक है। आज की हमारी ये क्लास जो है एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स के बारे में है। आपका राजस्थान प्री पीजी का सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के साथ में जो है थोड़ा सा अटैच कर रखा है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है। कभी कभी तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल आता है, अगर आप एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स ना भी पढ़ोगे तब भी आप उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये स्टेटिस्टिक्स न केवल आपके पीजी के लेवल की है, आपको AA और AO तीनों के अंदर भी बेनिफिट करेगा। स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आपके फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्टेटिस्टिक्स क्या है, इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो है कौन इसके फादर्स हैं। इसके बाद में स्टेटिस्टिक्स के अंदर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसके पहले कलेक्शन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के बारे में आता है, जिसके अंदर आप जब एमएससी में आओगे तो मास्टर का रिसर्च वर्क जो है पूरा स्टेटिस्टिक्स पर बेस्ड है, कि आपका जो लास्ट ईयर होता है जिसके अंदर आपको थीसिस बनाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्टेटिस्टिक्स है। और आपको अगर एग्रोनॉमी लिया, हॉर्टिकल्चर लिया, तो फील्ड के अंदर भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप कंडक्ट करोगे तो आपको बेसिक डिटेल जो है स्टेटिस्टिक्स के बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसके बाद में आपका थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, हम बात करेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिलेबस में आपका नहीं है, जो चीज सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डिजाइन का पोर्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल्स अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसके अंदर आपने सुना होगा एक कंप्लीट रेंडमाइज डिजाइन होता है, ठीक है, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होता है, स्ट्रिप प्लॉट होता है, स्प्लिट प्लॉट होता है। तो इन डिजाइन के बारे में हम बात करेंगे, ये आपका थोड़ा सा रहेगा। इसके अलावा एक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करके जो है एक और पॉइंट दिया हुआ है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ हाइपोथेसिस, जैसे नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ट्रू हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब 7 से 8 पॉइंट आपके सिलेबस में है, उनको हम टू द सिलेबस बात करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आपको भी नहीं लेके जाएंगे, जितना हो सकेगा सरफेस से कवर करते हुए इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा कोई क्वेश्चन भी ना छूटे और हमारा स्टेटिस्टिक्स भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। गुड इवनिंग डियर सलोनी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, सबसे बड़ी समस्या आती है इसके प्रोनाउंसिएशन करने में। स्टैटिस्टिक्स कभी हम स्टेट बोल देते हैं, है ना, होता है, मेरे साथ भी होता था। तो याद रखते हैं ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स। क्या है, स्टैटिस्टिक्स। पहले स्टेटी है फिर स्टिक है। ठीक है, स्टेटी नहीं हो पाता है, प्रोनाउंसिएशन आप करोगे तो कई बार जो है आपसे नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा समझ में नहीं आया तो आपको ये याद रखना है कि स्टेटी, देन फिर क्या है, स्टिक्स। ठीक है, देखिए स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर आपको वर्ड दिखाई दे तो उसके बारे में पहले थोड़ा सोचो कि यार ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स की, तो ये जो है एक लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। स्टेटिस्टिक्स जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और लेटिन वर्ड की अगर हम बात करते हैं जिसका नाम क्या है, स्टेटस। क्या है, स्टेटस। ठीक है, तो जनरली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटिस्टिक्स किस भाषा का शब्द है, तो लेटिन भाषा का शब्द है। आई बात समझ में। अब स्टेटिस्टिक्स और गणित में किस प्रकार का अंतर है कि हम सर यहाँ पर आप मैथमेटिक्स लिख देते हैं। जनरली अगर हम गणित की बात करते हैं तो गणित जो है जोड़ गुणा बाकी और घटाओ जो है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना और मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 चीजों तक सीमित होता है। अगर मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि इस रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर पीजी के 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो 100 बच्चे हैं, अलग अलग बच्चों का मैं नाम लिखूंगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ का इंटेलिजेंसी लेवल मुझे देखना है कि कितने बच्चे होशियार हैं, कितने मध्यम है और कितने लो हैं, तो कहीं ना कहीं गणित के बेसिस पर हम ये चीजें फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसी साइंस डेवलप हुई है जिसके अंदर हम जो है एवरेज निकाल सकते हैं, यानी हमारे जो कॉम्प्लेक्स वर्क होते हैं उनको हम इजी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक खेत है, उस खेत के अंदर हम देखना चाहते हैं कि फार्मर की एवरेज प्लांट यील्ड कितनी हुई है। तो एवरेज प्लांट यील्ड कितनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस पूरे
फील्ड के अंदर एक एक पौधे को गिनने बैठेंगे, मान लो 3 लाख पौधे हैं, एक एक पौधे की यील्ड निकालेंगे, फिर उन सबको जोड़ेंगे, फिर उनका औसत निकालेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको इजी बनाने के लिए जो ब्रांच बनी है उसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। ऐसा भी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स केवल एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग है, हो सकता है ये मेडिकल स्टैटिस्टिक्स हो। तो कहीं भी जो सुगम या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल वर्क होते हैं उनको इजी बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो साइंस हम अपनाते हैं, उसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अभी तक ये याद रखना है एक पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स किस लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज। इसके अलावा और कोई भी वर्ड आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपको याद रखना है जिसका नाम है कलेक्ट। एक वर्ड आपको याद रखना है CS CSID। CSAID क्या याद रखना है, CSAID। CSAID चंद्रशेखर आजाद की आईडी, ठीक है। किसकी आईडी, चंद्रशेखर आजाद की। इसको कैसे याद रखना है, यहां पर अगर हम सी की बात करते हैं तो सी का नाम है कलेक्शन। क्या है, कलेक्शन। एस का मतलब है समराइजेशन। क्या है, समराइजेशन, ठीक है। और ए की बात करते हैं तो ए का नाम है एनालिसिस। क्या है, एनालिसिस। एंड आई की बात करते हैं तो आई का मतलब है इंटरप्रिटेशन। क्या है, इंटरप्रिटेशन और ऑफ डाटा, ठीक है। हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है, देन समराइजेशन करना है, देन एनालिसिस करना है, देन इंटरप्रिटेशन करना है। किसका, डाटा। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। क्या कहा जाए है, स्टैटिस्टिक्स। अगर आपसे कोई स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछे तो उसका मतलब आपको क्या दिखानी है, किसकी आईडी दिखानी है, चंद्रशेखर आजाद की आईडी दिखानी है। यानी कलेक्शन, एनालिसिस, कलेक्शन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर सबसे लास्ट वर्ड जो मेंशन है उसका नाम क्या है, डाटा। जनरली डाटा का मतलब क्या होता है कि कोई भी सूचना जो होती है वो सूचना हो सकती है, जैसे कि फैक्ट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स और फिगर्स या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनकी जो, उनसे रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डाटा कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक गांव के अंदर जो है कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, तो उसका जो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। यानी जैसे 100 जने हैं तो 100 जनों के अंदर 20 जने ऐसे हैं जो 5वीं तक पढ़े हुए हैं, 30 जने ऐसे हैं जो 5वीं से 8वीं तक पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हैं जो मतलब 8वीं से ज्यादा पढ़े हुए, तो ये एक अलग अलग लेवल हो गया, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। ठीक, समझ में आया कि कोई भी हमारे पास फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, उनसे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। उन डाटा को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि भैया 5वीं से कम पास वाले लोग जो हैं 20 निकले, 5वीं से 8वीं तक वाले 30 निकले, 8वीं से 10वीं तक वाले 20 निकले। मतलब इस प्रकार की चीजें हमारे लिए क्या कहलाती है, डाटा। उन डाटा को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट कर कर उनको क्या करना है, समराइज करना है। समराइज का मतलब ऐसे हो गया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि 10 बच्चे हैं, एक का नाम अमन है, एक का नाम बाबर है, एक का नाम चीता है, एक का नाम जो है दलवीर है, एक का नाम एलिफेंट है, मतलब कोई भी आप मान लो, कुल मिलाकर। समझ में आया। तो ये अलग अलग नाम हो गए, लेकिन इन अलग अलग नामों को मैं लिखूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो इसकी जगह मैं इनको क्या करता हूँ, एक ग्रुप में समराइज कर देता हूँ कि भाई 5th से कम, जैसे अमर जो है 5वीं तक पढ़ा हुआ है, बाबर जो है 3री तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, चेतन जो है वो 2री तक पढ़ा हुआ है। यानी ये किस कैटेगरी में आ गए, 5 से कम वाली कैटेगरी में आ गए। किस में आ गए, 5 से कम वाली कैटेगरी में। तो इसको मैंने क्या करा, समराइज किया। क्या किया, समराइज किया, एक सार के रूप में दिया। तो जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया है उन डाटा को हमें क्या करना है, पहले समराइजेशन करना है। आई बात समझ में। समराइज करने के बाद फिर उनको एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद हमें हमारे सुझाव देना है, हमें हमारा रिजल्ट जो है वो देना है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। समझ में आई बात। तो स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना होता है, फिर उसको समराइज करना होता है, उसकी एनालिसिस करना होती है, फिर उसको हमें क्या करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। क्या आपको यहां तक समझ में आया, क्या समझ में आया ये चीज? चलिए, आया समझ में याद। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हो गया कि हम जो बाद में सुझाव दें कि भाई एक गांव की अगर हम बात करते हैं तो 5 से कम के बच्चे इतने लिखे, 5, या फिर एक हम बोल सकते हैं कि यहाँ का साक्षरता जो रेशो है वो लो है, मीडियम है या हाई है, वो हो जाएगा आपका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लास्ट में जो है हम क्या रिजल्ट दे रहे हैं वो आपका हो जाएगा इंटरप्रिटेशन। यहां तक समझ में आया। अब अगर आप
थोड़ा सा आगे जाओगे, एमएससी में जाओगे, तो एक रंगास्वामी की बुक आती है, उसके अंदर थोड़ा सा मैं पोर्शन कवर किया हूं। आपको याद रखना है कि डाटा को तो हम कलेक्ट कर लेंगे, डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्शन और डाटा समराइजेशन इन दोनों को मिलाकर जो है हम एक और स्टैटिस्टिक्स का नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कौन से स्टैटिस्टिक्स? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कि स्टैटिस्टिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर किस किस की स्टडी की जाती है, कलेक्शन और समराइजेशन, किसकी? डाटा की। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। समझ में आया? जबकि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जो है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जो है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, या शॉर्ट में अगर हम कहें तो जो आपका CS है वो किस में आ जाएगा? इसके अंदर। और जो हमारा AI है वो किस में आ जाएगा? इसके। आई बात समझ में? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या था? कलेक्शन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन और समराइजेशन को हम कौन से स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जबकि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा को हम क्या बोलते हैं? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर वर्ड आता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं और वर्ल्ड में अगर हम फादर की बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में अगर हम फादर की बात करते हैं तो आर ए फिशर। कौन है? आर ए फिशर। कौन है? आर ए फिशर। आर ए फिशर एक चीज थी कि आर ए फिशर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रावण के जैसा है। किसके जैसा है? रावण के जैसा। और रावण के जैसा होने की वजह से लोग कहते हैं कि आपको जो है टेस्ट ड्राइव जो है, गाड़ी है जिसका बहुत नाम चलता है, उसका नाम क्या है? एफजेड। उसको आपको क्या करना चाहिए? टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। कौन सी गाड़ी है? एफजेड। तो याद रखना है जो आपका आर ए फिशर है, इन आर ए फिशर ने कई सारी टर्मिनोलॉजी दी है जो आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। इन्होंने जो है, अगर हम बात करें आर का मतलब होता है रेंडमाइजेशन। क्या होता है? रेंडमाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्म रेंडमाइजेशन जो है वो किस साइंटिस्ट ने दी है? तो याद रखना है किसने? आर ए फिशर ने। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, वो किसने दिया है? याद रखना है आर ए फिशर ने दिया है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेरिएंस है, वो वेरिएंस टर्मिनोलॉजी जो है वो किसने दी है? आर ए फिशर ने। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो किसने दिया है? आर ए फिशर ने। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर दो टेस्ट सिग्निफिकेंट, इसके अंदर दो टेस्ट, एक आपका एफ टेस्ट और एक आपका जेड टेस्ट। ये दोनों किसने दिए हैं? आपके फिशर ने दिए। ठीक है, तो फिशर ने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी दी? रावण था, टेस्ट ड्राइव करता था किसकी? एफजेड की। आर का मतलब क्या हो गया? रेंडमाइजेशन। ए का मतलब क्या हो गया? एनोवा। वी का मतलब क्या हो गया? वेरिएंस। एन का मतलब क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस। और टेस्ट कौन कौन से? एफ और जेड। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर एफ टेस्ट और जेड टेस्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो किसने दिया है? आर ए फिशर ने दिया है। आर ए फिशर को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या इससे पहले सेकंड है यहां पर मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आर ए फिशर के बाद में एक और साइंटिस्ट हुए जिनको मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जिनका नाम है कार्ल पियर्सन। क्या है? कार्ल पियर्सन। याद रहेगा। कार्ल पियर्सन के बाद में अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के फादर जो है कैप्टन जॉन ग्रांट। कौन है? कैप्टन जोहन ग्रांट। और लास्ट आपको याद रखना है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो कौन है? इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? आपके पीसी मेलोनोबिस साहब। कौन है? पीसी
मेलोनोबिस कौन है? पीसी मेलोनोबिस। ठीक है, याद रहेगा। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तो वर्ल्ड में कौन है? आर ए फिशर। मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? कार्ल पियर्सन। फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कौन है? कैप्टन जॉन ग्रांट। और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है? पीसी मेलोनोबिस। कौन है? पीसी मेलोनोबिस। क्लियर रहेगा ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग याद रखना है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स पर काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो एक सबसे मोस्ट फेमस है, आईआरआई की तरह है, लेकिन बीच में जो है एक वर्ड लग जाता है जिसका नाम है एस, IASRI, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये? आईआरआई कहां है? कहां पर है? न्यू दिल्ली में। तो ये भी कहां होगा? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 के अंदर। कब हुई थी? 1930 में। सेकंड जो है आपका वो है आईएसआई। क्या है? आईएसआई। आईएसआई जो है वो पाकिस्तान वाला नहीं है, ठीक है। कौन सा है? इंडिया वाला, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये कहां है? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता। और कोलकाता में इसकी स्थापना जो है 1931 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1931 के अंदर। जनरली इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग दो इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है। एक का नाम क्या है? IASRI। क्या है? IASRI। और IASRI की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां है? न्यू दिल्ली में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1930 के अंदर। ISI की बात करते हैं तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कहां है? कोलकाता में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। अब आप कहोगे कि सर 1930 में ISRI थोड़ा सा हमें अलग लग रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में जो है वो ISRI नहीं था, ये एक्चुअल में पहले एक स्टैटिस्टिकल स्टेशन था। जैसे ही आईसीआर बना था 1929 में, उसी के पास में जो है एक स्टैटिकल स्टेशन बनाया गया, जहां पर सारी की सारी जो है संगणनाएं की जाती थी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिगार्डिंग सारे काम किए जाते थे। लेकिन 1952 के अंदर जो है इसका नाम चेंज करके जो है ISRI कर दिया गया। लेकिन अधिकांश जब आप इसको देखोगे, गूगल करोगे, तो 1930 में जो है इसकी स्थापना शो होती है 1930। तो याद रखना है ISRI और ISI दोनों जो है वो किससे रिलेटेड है? आपके स्टेटिस्टिक्स से। एक बार आप हेडिंग डालिए स्टेटिस्टिक्स, पहले इन कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख रहा है ये? इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अगर आपसे पूछा जाए, बहुत रेयरेस्ट केस है कि इनके डेफिनेशन से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जनरली पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो याद रखना है लैटिन लैंग्वेज। लिखा है ये? चलिए सेकंड, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स RA फिशर।
कार्ल पियर्सन के आगे जो है आप ये चारों चीजें लिख लेना, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कुर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन और काई स्क्वायर। ये टर्म जो है वो किसने दी थी? कार्ल पियर्सन। कैसे याद रखना है? सीवी करो एसडी काई, ठीक है। जनरली लोकल लैंग्वेज में काई वर्ड मतलब क्या, ठीक है। तो सीवी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो सीवी वर्ड जो भी किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। कुर्टोसिस भी किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। काई स्क्वायर टेस्ट भी किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। एओ का कब तक है? एओ का एग्जाम जो है वो मे बी पॉसिबल कि दिसंबर तक ही होगा, ठीक है। अभी कोई चांसेस नहीं है। आशीष मीना बोल रहे हैं कि आपने जेआरएफ की क्लास तो कैंसिल कर दी थी। दोस्त थोड़ा सा मेरे को काम था कॉलेज में, ये आज की क्लास नहीं हो पाई। अभी देखते हैं 7 बजे से 8 बजे तक देख लेंगे एक क्लास। फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैप्टन जॉन ग्रांट। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी मेलोनो बिस। काई स्क्वायर, सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कुर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन और काई स्क्वायर। हाँ टर्म, हाँ ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो किसने दी है? कार्ल पियर्सन ने। पूछा जा सकता है काई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। कुर्टोसिस किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। सीवी किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। तो दो ही साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक आपका फिशर और आपका कार्ल पियर्सन। उसके अलावा बहुत रेयर केस है, 2-3 और है, ठीक है। लिखा यहां तक आपने? चलो लिखो आराम से। लिखा क्या? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी मेलोनो बिस। ये चीजें आपको बड़ा कंफ्यूजन कर सकती हैं, किसने नल हाइपोथेसिस दिया था। तो थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग भी अगर और कोई टिक बनाना चाहो तो आप उसको याद रखना है, ठीक है। कार्ल पियर्सन ने सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कुर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन और काई स्क्वायर टर्म दिया था। लिख लिया? चलिए 2 पॉइंट और लिख लेना। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है 20 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। लिख लिया क्या? ISRI जो है कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में। ISI की अगर हम बात करते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो कोलकाता में 1931 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। लिखा? चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरली स्टैटिस्टिक्स जो है हम वहीं स्टडी कर सकते हैं जहां पर क्या होगी? वेरिएबिलिटी होगी। क्या होगी? वेरिएबिलिटी। जहां पर विविधता होगी वहां पर ही हम क्या यूज करेंगे?
स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे, ये एक इसका लिमिटेशन है। जहां पर वेरिएबिलिटी नहीं है वहां पर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि दो वेराइटी के बीच में जो है यील्ड में बहुत ज्यादा अंतर आता है, तो कितना अंतर आता है, ठीक है, तो उस चीज का टेस्टिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे। यानी बायोलॉजिकल फिनोमिना जो होते हैं उनके अंदर तो वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है, यानी मनुष्य दर मनुष्य में भी क्या होती है, विविधता होती है। तो इसी तरीके से पर प्लांट जो है वो भी यील्ड में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो जहां पर वेरिएबिलिटी होती है वहां पर ही हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज जो है, स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक इंडिविजुअल पर लागू नहीं होती है, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैं कहूं कि मान लो कोई खेत है, अब एक खेत और दूसरे खेत में यील्ड में कई सारा अंतर आ रहा है, तो आप एक कारण बताओ, तो एक कारण की वजह से नहीं, कई सारे ग्रुप में रीजन होंगे, उसी की वजह से ये रीजन हुआ होगा। कि जैसे मान लो फर्टिलिटी कंडीशन हो सकता है, या फिर अंडुलेटिंग चीज हो सकती है, या कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, दो फील्ड के अंदर यील्ड के अंदर क्या होता है, चेंजेस होता है। तो ग्रुप जहां होगा वहां पर हम स्टैटिस्टिक्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा किस पर बेस्ड होती है, एवरेज, और एवरेज भी कौन सा, लॉन्ग टर्म एवरेज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कोई वेराइटी है जिसके अंदर जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 80% होता है, कितना होता है, 80%। 80% जर्मिनेशन का मतलब यूं नहीं है जैसे 100 बीज आपने लिए तो 100 बीज में से 80 बीज उगेंगे, ऐसा थोड़ा है कि भाई 5 पैकेट आपने ले लिए तो 5 में से केवल 80 बीज उगेंगे। हो सकता है किसी के अंदर 75 उगे, किसी में 85 उगे, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आई ये बात। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जा सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन क्या है, कि स्टैटिस्टिक्स केवल हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को या लॉज को, जहां पर क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है। क्या होती है, वेरिएबिलिटी। पहली चीज, ये केवल कहां पर यूज की जा सकती है, जहां पर डाटा किस में हो, ग्रुप में हो, और किस पर बेस्ड होती है, लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ डाटा पर, ठीक है। ये तीन चीज आपको याद रखना है। तो लिमिटेशन के अंदर फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी, बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स किस पर बेस्ड है, वेरिएबिलिटी पर बेस्ड है। और बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें, बायोलॉजी की अगर हम बात करें, चाहे वो एनिमल की हो, प्लांट की हो, तो उसके अंदर तो क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है। सेकंड जो है याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स जो है बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एवरेज। Statistics only apply in group data but not on an इंडिविजुअल, लेकिन एक इंडिविजुअल पर लागू नहीं होती है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट यहां पर आता है मेजरमेंट ऑफ स्केल। क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ स्केल। मेजरमेंट ऑफ स्केल के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है आपका इक्वल इंटरवल स्केल और एक होता है नॉन इंटरवल स्केल। इक्वल इंटरवल स्केल या इसको जनरली जो है वो इंटरवल स्केल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंटरवल स्केल का मतलब क्या है, जैसे मैं आपके सामने दो वर्ड लिखता हूं, जैसे कि एक बार समझना, जैसे कि मैंने लिखा 5 to 6, क्या लिखा, 5 से 6 लिखा। क्या 5 से 6 के बीच में आप वैल्यू लिख सकते हो क्या, ऐसे लिख सकते हो क्या, 5.1 लिख सकते हो, 5.2 लिख सकते हो, 5.3 लिख सकते हो, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या आप ले सकते हो क्या, इन दोनों के बीच का इंटरवल ले सकते हो क्या, ले सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अगर मैं आपसे कहता कि एक पेनिकल के अंदर जो है नंबर ऑफ ग्रेन या तो 5 होंगे, कितने होंगे, 5 होंगे, क्या 5.1 हो सकता है क्या, ग्रेन तो आधा तो हो ही नहीं सकता, मतलब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे डाटा जिनका हम क्या ले सकते हैं, इंटरवल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इंटरवल ले सकते हैं, उनको जिस स्केल के द्वारा हम मापेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल इंटरवल स्केल। समझ में आया, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर इक्वल स्केल। जैसे कि मैं कहूं आपको इंडिया के अंदर सोइल टाइप के बारे में, किसकी बात कर रहे हैं, सोइल टाइप, किसकी बात कर रहे हैं, सोइल टाइप।
क्या सोइल टाइप को आप नंबर दे सकते हो क्या? 1 नंबर की सोइल, 2 नंबर की सोइल, 3 नंबर की सोइल, मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 1 नंबर सोइल, 2 नंबर सोइल, उनको हम कोई ना कोई क्या दे रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नाम दे रहे हैं। तो जिसको नाम दिया जाता है उसको हम नोमेनकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोमेनकल्चर। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नॉमिनल। क्या कहा जाता है? नॉमिनल। क्या कहा जाता है? नॉमिनल। तो किसी भी चीज को अगर हम नेमिंग देते हैं तो उसको, उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल स्केल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल स्केल। ठीक है। अब उस, मान लीजिए तीन वैरायटी है। कितनी वैरायटी है? ए, बी और सी, तीन वैरायटी है। अब इन तीन वैरायटी को मैं रैंकिंग देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? रैंकिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर इल्ड। किसके बेसिस पे? उनके इल्ड के बेसिस पे। तो एक तो कौन सी हो जाएगी? हाई इल्ड वाली। एक कौन सी हो जाएगी? मॉडरेट। और एक कौन सी हो जाएगी? लो। तो इसको मैंने क्या दिया? रैंक दिया। यानी फर्स्ट कौन हो जाएगी? ए वैरायटी, सेकंड बी, और थर्ड कौन सी हो जाएगी? सी। तो इस प्रकार की रैंकिंग के लिए जो स्केल यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर स्केल। क्या बोलेंगे? ऑर्डर स्केल। ठीक है। स्केल कितने हो गए? तीन स्केल। कौन कौन सा? एक तो इंटरवल वाला, एक जो है नॉन इंटरवल वाला। चाहे वो कौन सा हो सकता है? नेम हो सकता है, या उनकी ऑर्डर, या फिर उनका रैंकिंग वाला हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहां पर जो है हम दो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इक्वल इंटरवल स्केल के अंदर जो है कैन टेक मैग्नीट्यूड बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टू डाटा, या दो डाटा के बीच की हम क्या ले सकते हैं? वैल्यू ले सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल इंटरवल स्केल। नॉमिनल इंटरवल स्केल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉमिनल स्केल, जिसके अंदर हम क्या देते हैं? नेम देते हैं। क्या देते हैं? नेम देते हैं। जबकि एक होता है आपका ऑर्डर स्केल, जिसको हम क्या देते हैं? रैंकिंग या फिर ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? रैंकिंग। समझ में आया? कोई डाटा है जो हमने कलेक्ट किए थे, उन डाटा को हम ऐसे स्केल के द्वारा मेजर कर रहे हैं जिनको हमें क्या करना है? नेम देना है। तो उस प्रकार के स्केल को हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल किस में आता है? नॉन इंटरवल स्केल के अंदर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई ब्रीडर है, उस ब्रीडर ने तीन वैरायटी डेवलप की है, उन तीन वैरायटी को उनके इल्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से हम हाई, मॉडरेट और लो के अंदर रैंकिंग कर रहे हैं। तो इनको किस स्केल के द्वारा मेजर करेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वल इंटरवल स्केल के द्वारा, नॉमिनल स्केल के द्वारा, ऑर्डर स्केल के द्वारा, या फिर एक और कोई नाम हो। तो ऑर्डर दे रहे हैं मतलब किसके द्वारा? ऑर्डर स्केल के द्वारा या रैंकिंग स्केल के द्वारा। समझ में आया? और ये दोनों नहीं होंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा? नॉन इंटरवल स्केल। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? कौन सा? कैन टेक मैग्नीट्यूड ऑफ टू डाटा, मतलब दो, सीधी भाषा में इसको ऐसे लिखना है, कैन टेक इंटेगर वैल्यू। उसकी क्या यूज की जा सकती है? इंटेगर वैल्यू। इंटेगर का मतलब होता है बीच की कोई भी वैल्यू हम उसकी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है। जबकि नॉन इंटरवल स्केल के अंदर उसकी बीच की वैल्यू को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार इसको लिखिएगा। चलिए, अभी तो यही पढ़ा है ना अपन ने। चलिए, इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि जैसे मान लो एक ऑब्जर्वेशन में ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन है प्लांट हाइट की। किसकी हाइट की है? प्लांट हाइट की है। और प्लांट हाइट किस में से ले रहे हैं? जैसे कि एक प्लॉट है हमारे पास। क्या है? एक प्लॉट। और इस प्लॉट के अंदर कई सारे क्या लगे हुए हैं? प्लांट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? प्लांट लगे हुए हैं। तो मान लो ये प्लांट हाइट क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? कैरेक्टर। आई बात समझ में? ठीक है। और ये क्या हो गया? हमारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एक प्लॉट ए नाम का था और दूसरा प्लॉट जो है वो कौन सा है? बी नाम का है। तो मान लीजिए जब हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की ऑब्जर्वेशन लेते हैं और वो कैरेक्टर जो है वो बार बार क्या कर रहा हो? उसकी वैल्यू बार बार वेरी कर रही हो। क्या कर रही हो? वेरी कर रही हो। जैसे इस प्लांट का लिया था तो 5 सेंटीमीटर आई, 5 मतलब ज्यादा मान लो। ठीक है। 5 सेंटीमीटर आई। दूसरे का लिया तो 8 सेंटीमीटर आई, तीसरे का लिया तो 10 सेंटीमीटर आई। यानी वो वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? वेरिएट हो रही है। तो उस प्रकार के कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कैरेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरिएबल कैरेक्टर। क्या कहा जाएगा? वेरिएबल कैरेक्टर। जिसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन वेरी करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। आई बात समझ में? लेकिन एक और वर्ड जो है यहां पर यूज किया जाता है कि मान लो इसकी वैल्यू जो है, जैसे कि यहां पर शेप ऑफ पोड होता है। क्या होता है? शेप ऑफ पोड। क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है? क्या शेप ऑफ पोड की वैल्यू होती है क्या इसकी?
नहीं होती है। ये आपका कौन सा डाटा है? क्वालिटेटिव डाटा है। कौन सा डाटा है? क्वालिटेटिव। ये गुणात्मक प्रवृत्ति है किसकी? पौधे की। तो इसके अंदर तो वैल्यू में तो चेंजेस नहीं होगा, इसका आकार क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो जब क्वालिटेटिव डाटा है तो ये आपका वेरिएबल तो नहीं होगा, इसको हम वेरिएबल न बोलकर इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या हो गया? क्वालिटेटिव डाटा। एट्रीब्यूट क्या हो गया? क्वालिटेटिव डाटा। जबकि वेरिएबल क्या हो गया? क्वांटिटेटिव डाटा। ये बात समझ में आई? क्लियर है? वेरिएबल क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा, यानी मात्रात्मक कैरेक्टर होता है, मात्रात्मक गुण होता है जिसकी वैल्यू चेंजेस होगी। जबकि आपका शेप ऑफ कोड या जो भी क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ठीक है, जनरल अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो वेरिएबल्स को फर्दर जो है वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्लासिफाई किया गया है। वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन अगर चेंजेस होती है तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। फिर वेरिएबल को फर्दर जो है वापस वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्लासिफाई किया गया है। लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। वेरिएबल का मतलब कोई भी ऐसा डाटा जिसकी वैल्यू बार बार क्या होती है? चेंज होती है। और यहां पर एट्रीब्यूट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। वेरिएबल क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। ये बात समझ में? तो यहां पर हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं, एक है आपका वेरिएबल और एक है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट इज द वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर that change observation to observation to observation in a study ग्रुप। यानी जिस ग्रुप की हम स्टडी करते हैं उसके अंदर जो है, या फिर ये भी ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऑब्जर्वेशन तक आप लिखोगे काम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल जो है वो किस नेचर का होता है? जनरली वेरिएबल को फर्दर जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वापस इसको वेरिएबल ही कहा गया है और एक कहा गया है आपका एट्रीब्यूट। तो वेरिएबल जो है वो किस नेचर का होता है? क्वांटिटेटिव नेचर का। किस नेचर का होता है? क्वांटिटेटिव नेचर। क्वांटिटेटिव नेचर का। और जबकि एट्रीब्यूट जो है किस नेचर का होता है? क्वालिटेटिव नेचर का। ठीक है, अगर हम क्वांटिटेटिव नेचर की बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लांट हाइट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट हाइट या यील्ड पर प्लांट। ठीक है, और एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट के अंदर एग्जाम्पल में शेप ऑफ पोड, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल, ये सभी आपके लिए क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ में आप लोगों को? एक बार लिख रहे हो क्या आप साथ के साथ? 2 मिनट एक और मेरे को टाइम दीजिए आप। यहां पर फर्दर जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वेरिएबल इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप। एक कंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है, कौन सा? कंटिन्यूअस वेरिएबल। और एक हो सकता है डिसकंटिन्यूअस। कौन सा हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस, या इस डिसकंटिन्यूअस को बोलते हैं डिस्क्रीट टाइप वेरिएबल। डिस्क्रीट टाइप वेरिएबल। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या है? कि ऐसा वेरिएबल जिसकी हम इंटीगर वैल्यू ले सकते हैं। कैन टेक इंटीगर वैल्यू। उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल में मैं कहूं 2.2 kg, 3.1 kg, ये क्या हो गई? आपकी इंटीगर वैल्यू हो गई। ठीक है, या फिर 2.5 kg, 3.0 kg, बिटवीन 2 to 3 kg यील्ड तक। और एक है आपका डिस्क्रिएट या फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, जिसके अंदर आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंटीगर वैल्यू कैन नॉट टेक
जिसकी हम क्या नहीं ले सकते हैं, इंटीगर वैल्यू नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल, शेप ऑफ पोर्ट, यानी किसका आकार, पोर्ट का आकृति। एक बार आप बोर्ड पे देखिएगा, फिर उसके बाद में लिखना। यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स हमने बात किया है, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि स्टैटिस्टिक्स जो है किस पे बेस्ड होती है, ग्रुप पर बेस्ड होती है। जहां वेरिएबिलिटी होगी वहीं आप स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हो, और ये किस पर बेस्ड होती है, लॉन्ग टर्म एवरेज पर बेस्ड होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं मेजरमेंट ऑफ स्केल की, तो दो प्रकार का स्केल होता है, एक इक्वल इंटरवल होता है और एक नॉन इंटरवल होता है। इक्वल इंटरवल यानी दो बीच में अगर इंटरवल आ रहे हैं तो उनको जो यूज कर सकते हैं उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, इक्वल इंटरवल स्केल। कैन टेक इंटीगर वैल्यू, यानी जो बीच की वैल्यू को भी मेजर करे उस स्केल को हम क्या बोलते हैं, इक्वल इंटरवल स्केल। नॉन इंटरवल स्केल यानी जो बीच की वैल्यू को मेजर नहीं करता हो, जैसे कि नॉमिनल स्केल और ऑर्डर स्केल। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल का यूज किसके लिए यूज किया जाता है, नेम के लिए, जबकि ऑर्डर स्केल का यूज किसके लिए किया जाता है, रैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल जो है, जनरली स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में वेरिएबल उसे कहा जाता है कि कोई भी कैरेक्टर जिसकी वैल्यू ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन क्या होती है, चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल दो प्रकार का हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। तो क्वांटिटेटिव नेचर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एग्जांपल, प्लांट हाइट हो गया, इल्ड पर प्लांट हो गई, ये क्या है आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, जिसकी क्या होती है, मात्रा होती है। जैसे कि प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट सेंटीमीटर में होगी, कोई ना कोई इसकी क्या है, मात्रा है। इल्ड पर प्लांट, कोई ना कोई ग्राम में या केजी में इसकी इल्ड आएगी, हो सकता है 2.1 केजी आए, हो सकता है 2.5 केजी आए, यानी कहीं ना कहीं क्या है, इसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस कैरेक्टर को वेरिएबल कहा जा रहा है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो क्वालिटेटिव जैसे शेप ऑफ पोड हो गया, कि पोड का आकार कैसा है, टाइप ऑफ सोइल हो गया, सोइल के प्रकार कैसे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव। या इंटेलिजेंसी नेचर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं, इंटेलिजेंसी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं, तो सब आपके क्वालिटेटिव डाटा में आते हैं। ठीक है, वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जो है, कौन सा वेरिएबल, ये क्वांटिटेटिव वाला वेरिएबल। ये वाला वेरिएबल जो है फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब कोई वैल्यू कंटिन्यूअस है लेकिन हम उसके बीच का यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। उसके बाद में, और इस कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए, इसको मेजर करने के लिए जो स्केल हम फॉलो करते हैं उस स्केल को हम क्या बोलेंगे, इक्वल इंटरवल स्केल। क्या बोला जाएगा, इक्वल इंटरवल स्केल। डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट टाइप वेरिएबल की बात करते हैं तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू कैन नॉट टेक, जिसकी हम इंटीग्रल वैल्यू टेक नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की हम, या क्वालिटेटिव डाटा की हम क्या नहीं ले सकते, इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले सकते हैं। और इस प्रकार के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट टाइप वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए जो स्केल यूज किया जाएगा वो नॉन इंटरवल स्केल कहलाएगा। क्या, कौन सा कहलाएगा, नॉन इंटरवल स्केल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है, तो नॉन इंटरवल स्केल यूज किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए एक बार आप इन पॉइंट्स को लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिखा क्या ये, थोड़ा फास्ट लिखना। लिखा ये, चलिए। इसके बाद में वेरिएबल, इट इज द वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर दैट चेंजेस ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। वेरिएबल क्वांटिटेटिव नेचर, और एट्रीब्यूट जो है वो क्वालिटेटिव नेचर होता है, जैसे प्लांट हाइट, इल्ड पर प्लांट, शेप ऑफ पॉड और टाइप ऑफ सॉइल।
लिख लिया क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो भी हैं, लिख लिया? अनीता, प्रियंका, मोहित, आशीष। इसके बाद में ये वेरिएबल का क्लासिफिकेशन, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डाटा। डाटा से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से हम डाटा का मेजर कर सकते हैं। लिखा ये दयाराम, क्या लिख रहे हो? चलो, गर्मी नहीं लग रही क्या तुम्हें आज? चलिए, ऐसा इससे ज्यादा गर्मी लगेगी है? लिखिए ये, चलिए जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डाटा। डाटा क्या होते हैं? डाटा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। डाटा का मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन हो गया, चाहे वो फैक्ट्स की हो, फिगर्स की हो, नंबर्स की हो, उसको कलेक्ट करना क्या कहलाता है, या उसका कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो फैक्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा कहा जाता है। तो डाटा क्या है? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू किस किस से रिलेटेड हो सकती है? चाहे वो फैक्ट से हो सकती है, फिगर से हो सकती है, या फिर नंबर से हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जनरली डाटा को जो है हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली। कौन कौन सा है? प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्स्ट वन जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा और कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा, ठीक है। इस डाटा को समझने के लिए जैसे कि जनगणना वाले आते हैं, तो जनगणना वाले आते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से अपने घर पे आते हैं, पूछते हैं कि परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने जो हैं विवाहित है, कितने अविवाहित हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जो है लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जो डाटा का कलेक्शन किया जाता है, उस डाटा को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। क्या कहा जाता है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ही क्या होते हैं? ओरिजिनल होते हैं। क्या होते हैं? ओरिजिनल होते हैं। ये चीज क्लियर है? अब मान लो जैसे दयाराम है, इसका इकोनॉमिक्स डिवीजन में अगर सिलेक्शन हो जाता है, या फिर एक्सटेंशन में अगर ये हो जाता है, और ये कोई रिसर्च करता है, ये रिसर्च देखता है कि भाई भारत के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या के अंदर जो है पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है, मान लो ये इसका एक टाइटल रहा, ठीक है, पूरे भारत के अंदर। तो ये क्या करेगा? अब पूरे भारत में ये थोड़ा ना जाएगा, एक एक घर पे थोड़ा ना जाके पूछेगा कि आपके घर में कितने पुरुष है, कितने महिलाएं हैं। तो क्या करेगा? अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया स्टेट की साइट पर जाएगा, वहां देखेगा कितने भारत के अंदर, किस राज्य के अंदर कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, या पूरे भारत के अंदर कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, और उनका ये क्या निकाल लेगा? रेशो निकाल लेगा। तो इसको पता लग जाएगा कि इतना रेशो है, ठीक है। तो ये तो खुद गया नहीं, वहां पर इसने क्या किया? किसी ने किसी की सहायता ली, किसी ने किसी वेबसाइट पे गया और वहां जाकर इसने डाटा को कलेक्ट किया। तो वो जो डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। क्या होते हैं? सेकेंडरी डाटा। अब हो सकता है कि उन डाटा के अंदर थोड़ी सी गलतियां भी हो सकती है जो वेबसाइट पर है। अगर ये प्रत्यक्ष रूप से जाता तो जो एक्यूरेसी लेवल आता वो क्या आता? ज्यादा आता। तो एक्यूरेट कौन होते हैं? प्राइमरी डाटा होते हैं। लेस एक्यूरेट कौन होते हैं? सेकेंडरी डाटा, ठीक। टाइम किस में ज्यादा लगेगा? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में, सेकेंडरी डाटा को प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन सेकेंडरी डाटा जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। जो भी हमारे सेंसेस होते हैं, जैसे कि जनगणनाएं होती हैं, चाहे वो पशु जनगणना हो, हमारी पॉपुलेशन की हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री से रिगार्डिंग हो, ये सारे के सारे सेंसेस जो है वो किस प्रकार के डाटा के एग्जाम में? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी डाटा किसके हैं? प्राइमरी डाटा के। जबकि सेकेंडरी डाटा की अगर हम बात करें तो वेबसाइट पर जो डाटा अवेलेबल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो किस प्रकार के होते हैं? प्राइमरी डाटा जो है ओरिजिनल इन नेचर। किस नेचर के होते हैं? ओरिजिनल
इन नेचर होते हैं, ठीक है, और मोर एक्यूरेट होते हैं। क्या होते हैं? मोर एक्यूरेट। जबकि ये किस नेचर के होते हैं? लेस एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो टाइम क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और यहां पर क्या लगता है? लेस टाइम लगता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं एक और चीज यहां पर कि फिजिकली कलेक्शन बाय द पर्सन, या किसी व्यक्ति के द्वारा जो है इनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नेचर है, और इनका कलेक्शन कहां से किया जाता है? कलेक्शन फ्रॉम प्राइमरी डाटा। इनका कलेक्शन किससे किया जाता है? प्राइमरी डाटा से इनका कलेक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर कई सारे सेंसस। सेंसस का मतलब चाहे वो पॉपुलेशन सेंसस हो सकता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए हमारे जो है इकोनॉमिक सेंसस हो सकता है। और ये डाटा जो है वो कहां पर अवेलेबल होते हैं? अवेलेबल ऑन वेबसाइट, या वेबसाइट पर जो डाटा हमें मिलते हैं उन डाटा को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है प्राइमरी डाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या कौन सा जो है वो सेकेंडरी डाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा आपको याद रहेगा। प्राइमरी डाटा जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल डाटा बोला जाता है। मोर एक्यूरेट होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे कि सेंसस, सेंसस का मतलब जो भी हम जनगणनाएं होती है वो किस में आती है? सेंसस में। सेकेंडरी डाटा क्या है? किससे कलेक्ट किया जाता है? प्राइमरी डाटा से। टाइम क्या लगता है इसमें? कम लगता है, और एक्यूरेसी भी इसकी क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा दो चीजें और आपको याद रखना है, एक रो डाटा होता है और एक ग्रुपेड डाटा होता है। ये लिखा आपने यहां तक? एक बार इसको लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन एक को हम बोलते हैं रो डाटा। क्या बोला जाता है? रो डाटा। और एक को कहा जाता है ग्रुपेड डाटा। रो डाटा का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई कलेक्शन करने वाला था, वो लेकर आया तो उसी फॉर्म के अंदर उसने रख दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रो डाटा। ग्रुपेड डाटा का मतलब है जो डाटा थे उनको उसने फर्दर क्या किया है? ग्रुप किया है। तो उसको याद रखना है, जैसे कि ऑब्जर्वेड डाटा गिवन एज सच वे, यानी जिस रूप में उनको कलेक्ट किया गया है उसी के रूप में अगर वो सौंप देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? रो डाटा, ठीक है। इसके बाद में ग्रुपेड डाटा का मतलब क्या है? ग्रुपेड डाटा का मतलब हो गया कि डाटा आर ग्रुपेड इन वेरियस ग्रुप। कई सारे ग्रुप के अंदर उनको क्या करेगा? वो क्लासिफाई करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुपेड डाटा। तो ये दो क्लासिफिकेशन और आप लिख लीजिए, रो डाटा और ग्रुपेड डाटा, ठीक है। रो डाटा और ग्रुपेड डाटा, रो डाटा और ग्रुपेड डाटा, रो डाटा और ग्रुपेड डाटा, ठीक है। कोई कलेक्टर, जैसे मान लो ये दियाराम है, ये गया, जैसे भी इसने डाटा को कलेक्ट किया उसी रूप के अंदर जो है वो लेके इसने आगे सौंप दिया, तो उस प्रकार के डाटा को हम क्या बोलेंगे? रो डाटा। ग्रुपेड डाटा किसे कहा जाता है? कि ये डाटा लेकर आया, फिर इसने उन डाटा को ग्रुपेड किया कि भाई इस लेवल के लोग हैं या जो भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुपेड डाटा। जनरली ये डाटा से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का जो है याद रखना है। अब 2 मिनट हम देख लेते हैं कि आज की इस क्लास के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पूछा जा सकता है स्टैटिस्टिक्स किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। डेफिनेशन, बहुत रेयरेस्ट केसेस से आपकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। डेफिनेशन पूछी जाएगी तो रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। किसकी? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? कि कलेक्शन को हमें कलेक्ट करना है विदाउट टच या विदाउट फिजिकल टच, उसे हम क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा गया वो कॉम्प्लेक्स लेवल पर, तो पूछा जा सकता है, वरना यहाँ पर भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कौन सा डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा इन्फेरेंशियल है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन इस यहाँ से जो है आपसे पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, और सबसे ज्यादा चांसेस है कि वर्ल्ड में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? आर ए फिशर। और
आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन है? तो कैप्टन जोहन ग्रांट। ये क्वेश्चन जो है पुराने एग्जाम में पूछा गया हुआ है। इसके बाद में यहां से एक नई टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंडमाइजेशन टर्म किसने दिया, या अनोवा किसने दिया, या फिर वेरिएंस किसने दिया। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने क्या क्या दिया था? कोएफिशिएंट वेरिएशन, कुर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन और का स्क्वायर टेस्ट दिया था। ये थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है। इसके बाद में इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि आईएसआरआई कहाँ है और स्थापना कब हुई है। आईएसआई की फुल फॉर्म क्या है और स्थापना कब हुई है। बहुत रेयरस्ट केस है कि आपसे डे से भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें लिमिटेशन तीन चीजें हैं, वेरिएबिलिटी जहां होगी, ग्रुप जहां होगा, और जहां पर लॉन्ग टर्म एवरेज होगा। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ स्केल कोई ज्यादा ध्यान रखना ही नहीं है। स्केल में अगर कोई किसी की बीच की वैल्यू ले सकते हैं तो इंटरवल वाला है, और नहीं ले सकते तो नॉन इंटरवल वाला है। नाम और रैंक में हम कोई बीच वाले नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में वेरिएबल की बात करें तो कोई भी कैरेक्टर जो बार बार जो है ऑब्जर्वेशन लेने पर चेंजेस आता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। एक क्वांटिटेटिव होगा, एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट बोला जाता है। फिर क्वांटिटेटिव वाले कोई दो भागों में, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस जिसकी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, डिसकंटीन्यूअस जिसकी हम इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकते। डिसकंटीन्यूअस को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डाटा का क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। कल की क्लास के अंदर हम सेंटर ऑफ टेंडेंसी जो है वो आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सकेगा उतना शॉर्ट में हम स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे। ओके जी, थैंक यू।